Welcome to this second lesson on unit number 4, that is entrepreneurship skills. In this session, we will be first discussing the qualities of a successful entrepreneur. आपने इससे पहले सेशन में पढ़ा एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्राइज क्या होता है, ओके। और आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि और आपने चेक किया होगा एज ए प्रोजेक्ट कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं दैट कैन बी टर्म्ड एज एंटरप्रेन्योर, ओके। एंटरप्राइज जो हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर कहे जा सकते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी के माध्यम से आपको समझाया गया है कि जिन लोगों से आप चीज़ें खरीदते हैं उनके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उनको आप नोट करके देखिए. जैसे एक एग्जांपल दिया है मिल्कमैन जो आपको दूध देता है, क्वालिटी आपने लिखा हार्ड वर्किंग. कैसे वो वेक्स अप अर्ली एट 3 AM एंड कम्स टू द कस्टमर हाउस एट 5 AM टू गिव फ्रेश मिल्क. ऐसे आप एक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हर दुकानदार या हर उस आदमी की क्वालिटीज़ जिससे आप सामान खरीदते हैं. So, what is the difference? There is a thin line that distinguishes an entrepreneur from a traditional business person. एक जो बिजनेस मैन है और एक एंटरप्रेन्योर है, उन दोनों में एक छोटा सा अंतर, एक छोटी सी रेखा होती है उनके बीच में जो उनको अलग अलग करती है. एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए. रामू इज अ चाय वाला सेलिंग टी नियर बाय अ बस स्टॉप. ही earns a lot and makes a good profit. He is a traditional businessman. So, a traditional businessman. Now, Rani also started a tea stall on the roadside. Okay, same business. She decided to sell different flavors of tea, just like expensive tea parlors in the mall, at a reasonable price. Her clients vary from daily wage earners to the actors and the politicians because of her unique idea. So now she is an entrepreneur. आप देख रहे हैं दोनों का एक ही बिजनेस है, चाय बेचने का, लेकिन रानी ने कुछ नया आइडिया डाल के फ्लेवर्ड चाय बेचनी शुरू करी, तो उसको हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर. नाउ वी हैव अनदर स्टोरी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं. Shushma the toy maker. Shushma is the mother of 2 young kids. She saw some parents giving their children mobile phones to play with, while others gave plastic toys. Both of these are bad for the kids and the environment. Okay, you know it. She wanted her children to enjoy playing with toys which were good for their brain and did not cause health problems. तो उसको दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वुडन टॉयज़ बनाए जाएं जिससे खेलने में भी आनंद आए और कोई बच्चों को कोई नुकसान भी ना हो. She made a few toys and started sending pictures to her friends and family. They were excited to buy these new types of toys from her. तो पहले उसने शुरू किया, उसकी फ़ोटोज़ अपने रिश्तेदारों को भेजी, दोस्तों को भेजी, तो दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उनको ख़रीदने में इंटरेस्ट दिखाया. तो पहले तो एक आइडिया आता है और उसके बाद उस आइडिया को आप पब्लिश करते हो तो लोगों का फीडबैक आपको मिलता है, तो आपको पता चल जाता है कि क्या आपका वो जो आइडिया है वो वर्क करेगा, एक बड़े लेवल पे आप उसको ले जा सकते हैं कि नहीं. ओके. नाउ हर बेस्ट फ्रेंड टोल्ड हर दैट द टॉय शी हैड बॉट हैड शार्प एजेस एंड हैड हर्ट हर चाइल्ड. तो उसके दोस्त ने बताया कि उसने जो खरीदे थे अपने बच्चों के लिए खिलौने, उनमें बहुत तीखे एज थे जिससे कि उसके बच्चे को चोट लगी. तो सुषमा ने तुरंत अपना डिज़ाइन चेंज किया सॉफ्ट एजेस में. तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी ज़रूरी है. अगर लोगों का जो फीडबैक आ रहा है उससे उसको आपको बिजनेस में थोड़े बहुत चेंजेस भी लाने पड़ेंगे टू स्टे इन द मार्केट. Very few people bought her products. She made huge effort to persuade her customers to buy her toys, specifying the excellent qualities of her products. थोड़ा सा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी. तो उसने भी मेहनत करी, लोगों को समझाया कि क्या उसके फ़ायदे हैं, उसके जो टॉयज़ हैं उनके. She did not give up and tried to understand the buying pattern of parents as customers. तो उसने देखा कि पेरेंट्स कैसे कैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, कैसे कैसे खिलौने खरीदते हैं. Soon, she realized that people prefer to buy toys for their kids from established and permanent shops. Okay? तो वो ऐसे चलते हुए से
खिलौने खरीदने के बजाय परमानेंट शॉप में से खरीदना पसंद करते हैं। नाउ फिर उसने क्या किया, उसने जो डिफरेंट टॉय शॉप्स थी उनके साथ पार्टनरशिप करके उन्हें अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू किए। और उसके बाद उसने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई अपने टॉयज़ को ऑनलाइन बेचने के लिए। और 2 साल बाद द डिमांड फॉर हर टॉयज़ इंक्रीज्ड एंड सून शी वॉज सेलिंग हर टॉयज़ नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी दैट हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स ऑफ द स्टोरी, ठीक है, उतार चढ़ाव दोनों हैं इस स्टोरी में। तो नाउ वी हैव टू कंक्लूड दैट व्हाट आर द qualities of entrepreneur. Okay, so let's get down to those points. So first quality is patience. धैर्य होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ वन डे जॉब, एक दिन में स्टेब्लिश नहीं होती है, आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। सक्सेस may not be achieved quickly and therefore it is important for entrepreneur to be patient in running the business. सुषमा kept waiting for 2 years before success came her way. तो आपको कई बार बहुत लंबा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य आप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी इज़ पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच। व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स अ बिजनेस शी और ही मे फेस लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड फेलियर। क्योंकि आप नए नए हैं तो आपको कई जगह से प्रेशर पड़ सकता है, हो सकता है आपके पास उतने पैसे ना हो, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो कई बार आपको फेलियर्स और डिफ़िकल्ट टाइम से भी गुजरना पड़ सकता है। बट जो आपने देखा पॉजिटिव थिंकिंग, जो आप इससे पहले यूनिट्स में सीख चुके हैं, वो आपको एक सहारा बन के आपके साथ खड़ी रहती है ये। और जब आप बड़ा रिस्क भी लेते हैं उसका भी वो आधार आपकी जो है पॉजिटिव थिंकिंग ही बनती है। देयर मे बी लॉसेस एट टाइम्स बट इवन देन एंटरप्रेन्योर शुड स्टे पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू वर्क टूवर्ड्स देयर गोल। आगे बढ़ते रहना चाहिए कि जैसे सुषमा ने अपने कस्टमर की कंप्लेंट्स पे भी ध्यान दिया और अपसेट नहीं हुई, लेकिन उसने तुरंत उन कंप्लेंट्स को उससे क्या किया, अपने प्रोडक्ट को जो है इम्प्रूव किया। तो दिस इज़ द क्वालिटी, ओके, पॉजिटिविटी। थर्ड, हार्ड वर्किंग, नेवर गिविंग अप एंड परसिवरेंस। एवरी न्यू बिजनेस गोज थ्रू टफ टाइम्स, फेलियर्स, ओके। तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे आपको अभी अपनी पढ़ाई के लिए करना है, तो वैसे ही आपको एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कई लोगों से मिलना पड़ेगा, बहुत घंटों तक काम करना पड़ेगा, पहले खुद सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, पूरी प्लानिंग सब कुछ करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट कैन बी हार्ड। इट इज़ नेसेसरी फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू कंटिन्यूसली वर्क हार्ड, कि लगातार आपको करना है। ये नहीं कि एक हफ्ते किया उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। कि जब उसके टॉयज़ नहीं भी बिक रहे थे तब भी वो लगातार घूम के अपने टॉयज़ बेचने की कोशिश करी, तो उससे उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो उसको क्या सीखने को मिला, उसको पैटर्न पता चला कि लोग कैसे कहाँ से टॉयज़ खरीदते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉन्फिडेंस। एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड टेक डिसीजंस अबाउट देयर बिजनेस। एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली विद द कस्टमर्स। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा प्रोडक्ट जो है या मेरी सर्विस जो है बहुत सही है। तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होना, आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब आप किसी को बताओगे तब कोई आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट लेगा। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी इज ओपन टू ट्रायल एंड एरर। तो आपको ट्रायल एंड एरर का जो मैकेनिज्म है उस पर काम करना होगा। एंटरप्रेन्योर नीड्स टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज़। आपको नए आइडिया पे काम करना है, तभी तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, ओके। और उनको ट्राई करना है, ये नहीं कि आप असफल हो जाएंगे इस डर से आप उसको ट्राई ना करो, ऐसा नहीं। ट्राई करके देखो, क्या पता सफल हो जाए, नहीं हुआ तो फिर उसको मॉडिफाई करेंगे, ओके। सो ट्रायल एंड एरर मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड आपको अलग अलग आइडियाज़ के साथ करना पड़ेगा जब तक आपका एक आइडिया बिल्कुल फिट ना बैठ जाए, ओके। दिस अलाउज द प्रोडक्ट और सर्विस टू इम्प्रूव फॉर द कस्टमर्स। तो आपका एक आइडिया सही नहीं बैठा, आपको फीडबैक मिला कस्टमर से कि नहीं इसमें थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, आपने चेंज किया और वो आइडिया फिट बैठ गया। तो ऐसे ही आप ट्रायल एंड एरर मेथड से अपना एंटरप्रेन्योरशिप, जो अपना एंटरप्राइज है, वो इस्टेब्लिश करते हैं। ये सुषमा ने किया। पहले जब उसके आसपास के लोगों ने नहीं खरीदा तो उसने अदर शॉप्स के साथ पार्टनरशिप शुरू करी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये तो बेस है कि आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तभी आप एक एंटरप्रेन्योर रहोगे, नहीं तो आप जनरल बिजनेसमैन हो जाओगे। एंड इनोवेशन इज़ द सेम थिंग। एंड एंटरप्रेन्योर
should be able to see a problem from different perspectives. आप में वो नज़रिया होना चाहिए जो आसपास अपने समाज में, आपके आसपास में वो प्रॉब्लम और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन ढूंढ सके, क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ सके. ओके, दे शुड ऑलवेज also be able to recognize an opportunity in a problem and find an innovative solution. सोचिए, लोगों से बात कीजिए, देखिए लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और उनकी प्रॉब्लम्स में आप इनोवेशन ढूंढिए. उससे आपको एक आइडिया ज़रूर मिलेगा. करके देखिएगा लोगों की प्रॉब्लम्स और उसमें से उसका एक यूनिक सॉल्यूशन कोशिश करके निकालिएगा. तो हो सकता है आप भविष्य के एंटरप्रेन्योर बन जाएं. वन मस्ट नोट दैट अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन मे नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर if the person is not having the qualities that we have discussed. Okay, खाली सेल्फ एम्प्लॉयड होना ही एंटरप्रेन्योर होना नहीं है, उनमें ये क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए. सो what are the qualities that we have discussed? So what is the gist of this? An entrepreneur should be willing to take a calculated risk. He or she should be open to new ideas for growing business. A person who does not take risk is not open to new ideas and is running the business only to earn a steady source of income is not an entrepreneur. तो आपको नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने से नहीं डरना है, ठीक है, लोगों की बातें भी सुननी है और उनको समझ के इम्प्लीमेंट भी करना है. और आइडिया जो है आपको प्रॉब्लम्स में से उसका सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन ढूंढना ही एक एंटरप्रेन्योर की निशानी है. ओके, now for the exercise purpose, you have been given some qualities of, you have given some entrepreneurs, the story of some entrepreneurs, and you have to identify the qualities that has been depicted. Those qualities that we have already discussed, you have to identify those qualities by reading the stories of these entrepreneurs. Okay, very interesting and very easy. Okay, second question is very important, and you have to again read the story of Shushma the toy maker, and you have to fill in the box by mentioning the various qualities that Shushma might have possessed as an entrepreneur. Okay, after this session, we are able to identify successful entrepreneurs around yourself. You can do it. You can check out your nearby areas and you can identify who are the entrepreneurs. And you can also describe the qualities of successful entrepreneurs. Okay. Now we come to the distinguishing characteristics of entrepreneurship and wage employment. दो टाइप के एम्प्लॉयमेंट है. आप अपना कुछ शुरू कर रहे हैं कुछ नए आइडिया के साथ, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं, उसी के साथ काम कर रहे हैं, तो देन इट इज वेज एम्प्लॉयमेंट. सो एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस वेंचर अलॉन्ग विथ एनी ऑफ इट रिस्क इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट. सो एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क टू मेक अ प्रॉफिट. So first you have to understand the word profit and risk. Okay, so what is profit? Messrs. Ram Prasad owns a sweet shop in a remote village. He incurs a total cost of 35 per kg of sweets and sells at a rate of 42 rupees per kg to the customer. The amount of profit earned by Ram Prasad's sweet house is 7 rupees per kg. कैसे निकाला? 42 minus 35, that is 7 rupees per kg उनका profit है. The profit earned is the excess earning after deducting all expenses. तो आपके प्रोडक्ट बनाने में जितना कॉस्ट आई और जितने कॉस्ट में आपने बेचा उसका जो डिफरेंस है वो ये आपका प्रॉफिट है. नाउ व्हाट इज रिस्क? अ सिचुएशन वेयर द रिजल्ट इज नॉट नोन एंड इट कुड लीड टू अ लॉस इज रिस्क. कैसे? व्हेन आई एम मेकिंग 10 kg of sweets, I risk spending 300. Okay, on buying milk, sugar, maida, and some other persons may also start the same business in the same area and sell sweet at a lower price. तो क्या हुआ? अगर आपने सोचा कि एक
मिठाई की दुकान खोली जाए, आपने 10 किलो मिठाई बनाई और उसमें आपके 300 रुपये इन्वेस्ट हुए, तो ऐसा हो सकता है कि उसी टाइम किसी और ने भी मिठाई की दुकान खोल दी और आपसे कम रुपए में मिठाई बेचनी शुरू की। तो वहाँ पे ये रिस्क है कि आपका जो सामान है वो आपको उतना प्रॉफिट ना मिले, आपको नुकसान हो सके। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट विदाउट रिस्क, बट एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, छोटा छोटा रिस्क, एक कैलकुलेटेड रिस्क जिसको कहते हैं। आपने क्रिकेट मैच में सुना होगा कमेंट्री में कि बैट्समैन हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। हर बॉल पे छक्का नहीं मारना है, जो बॉल लगे कि है इसको हिट किया जा सकता है, केवल उसी बॉल पे स्कोर करना है। Taking risk can lead to failure, but failure is acceptable and entrepreneurs continue their course of action till they succeed. थोड़ी बहुत कई बार आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, फेलियर्स भी हाथ लग सकते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना है। ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? एबिलिटी टू टेक अ रिस्क। नंबर 2, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। देन adaptable and flexible to achieve the goals of enhancing quality and customer satisfaction. कि आपसे कस्टमर कह रहा है कि भाई इसमें ये गलतियां हैं, तो ये नहीं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। उनको एक्सेप्ट कीजिए और अपने प्रोडक्ट में वैसा चेंजेस लाइए जिससे कि वो सही और अच्छा हो सके। ठीक है, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और अडेप्टेबल होना पड़ेगा। लोगों की जो फीडबैक आ रहा है उसको आपने स्वीकार करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड देयर नीड और डिमांड इन द मार्केट। आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपने अपने गांव में एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोली और आपको मोबाइल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ गुड सिम्टम। तो आपको उस चीज़ के बारे में जिस पर आप बिजनेस करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आप कर रहे हैं, उसके बारे में उसके अंदर बाहर पूरा पता होना चाहिए। और क्या उसकी मार्केट में क्या नीड है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको अपनी मार्केट में, अपनी शॉप में वो चीज़ें रखनी होंगी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट स्किल्स। फाइनेंशियल स्किल्स भी होनी चाहिए आपको और मनी मैनेजमेंट भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई दुकान शुरू करी और उधार पे उधार दिए जा रहे हैं सबको, ठीक है, और कोई चुका नहीं रहा है, तो आप किस बात का प्रॉफिट कमाएंगे? तो आपका बिजनेस तो कुछ ही हफ्तों में ही बंद हो जाएगा। तो ये भी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट की स्किल्स आनी चाहिए। नेक्स्ट इज इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। एक प्लान बना के आपको चलना होगा, पूरा खाका तैयार करके चलना होगा कि कब कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, और उसको सही से एग्जीक्यूट भी करना होगा। तो यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी हुई है कि क्या आपने देखा कि अचानक एक दिन दुकान कोई खुली और कुछ हफ्तों बाद ही वो दुकान बंद हो गई? तो क्या हुआ होगा? उसका बिजनेस बंद क्यों हो गया? क्या वो लो क्वालिटी गुड्स या लो क्वालिटी सर्विस दे रहा था, या वो कोई ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा था जिसकी समाज में कोई आवश्यकता ही नहीं थी? क्या उसने सही अपॉर्चुनिटी को देखा ही नहीं? और कौन से ऐसे रिस्क थे जो उसने लिए? बहुत बड़ा रिस्क उसने ले लिया, बहुत बड़ा लोन ले लिया और उसको अपना बिजनेस बेच के उसको लोन चुकाना पड़ा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कभी होता है कि आपके बगल में एक दुकान खुली, एक नया बिजनेस शुरू हुआ, लोग पहले तो ठीक ठाक चला, अचानक से वो दुकान बंद हो गई। तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। जो आपने रीजन्स अभी आपने पॉइंट्स पढ़े, उन्हीं में से कोई एक रीज़न उसमें भी रहता है। या तो उसने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया होगा, या जो चीज़ बेच रहा था वो वहाँ के लोगों को नहीं चाहिए होती हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, कोई बिक्री नहीं होगी, तो उसको धीरे धीरे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। नाउ वी कम टू वेज एम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज। एक तो एम्प्लॉयर होता है जो आपको रखता है अपने काम में, और दूसरे जो होते हैं एम्प्लॉय जो काम करते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा रिस्क नहीं है। आपको जाना है, अपना जो भी काम है वो करना है और आ जाना है, और 1 महीने में आपको आपकी जो सैलरी डिसाइडेड है वो आपको मिल जाएगी। However, the continuity of service in case of wage employment depends on the terms and condition. अगर आप सही से काम नहीं करेंगे, जो आपकी जिस कंडीशन पे आपको रखा गया था उन पे आप काम नहीं करेंगे, तो आपको निकाला भी जा सकता है। ओके, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप और वेज एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या अंतर है। अब देखिए, हम एक कंपैरिजन करेंगे एक कुक का इन अ रेस्टोरेंट एंड ए
स्ट्रीट फूड वेंडर, जो आपको स्ट्रीट फूड में जो बना के देता है उस पर, और एक कुक जो कि रेस्टोरेंट में काम करता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है. सो व्हाट आर द क्वेश्चंस टू थिंक अबाउट. हाउ डज द पर्सन मेक मनी थ्रू द एक्टिविटी, तो आपको नोट करना है. इज दिस पर्सन सॉल्विंग अ कम्युनिटी प्रॉब्लम, ये देखना है. फिर तीसरा देखना है, डिड दिस पर्सन सेल समथिंग एंड मेड प्रॉफिट. चौथा है, डू दे यूज द रिसोर्सेज नॉलेज एंड दे हैव टू मेक मोस्ट ऑफ द मनी. फिफ्थ क्वेश्चन, डू दे यूज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो देखना है, डज द एक्टिविटी इन्वॉल्व टेकिंग रिस्क फॉर अर्निंग मनी. और लास्ट क्वेश्चन है, इज दिस पर्सन एन एंटरप्रेन्योर. ओके, तो इन सब क्वेश्चन, अगर 6 क्वेश्चंस का आप आंसर दे देंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या वो एक एंटरप्रेन्योर है या नहीं. तो आंसर्स आपको मालूम ही है, आप लिख सकते हैं. तो आप देखेंगे कि कुक जो रेस्टोरेंट में है वो एक जॉब करता है, इट इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द रेस्टोरेंट. और जो फूड स्टॉल वेंडर है वो एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि वो कई रिस्क भी लेता है, कई चीज़ें नहीं करता है. ओके, तो अब आप इस चार्ट से देख सकते हैं कि एक सिंपल एंटरप्रेन्योरशिप और एक वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है. दोनों मेक मनी के लिए ही काम करते हैं, पैसा कमाना ही सबका उद्देश्य है. फिर सॉल्यूशन फॉर ए कम्युनिटी प्रॉब्लम, एंटरप्रेन्योरशिप में ये ज़रूरी है कि आप कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, कुछ जो उनको चाहिए उसकी ज़रूरत को पूरा करें. द जॉब डन बाय द पर्सन इज़ डिसाइडेड बाय हिमसेल्फ. एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है, आप खुद अपना जॉब डिसाइड करते हैं और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो काम करते हैं. जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा वो काम अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट वर्किंग फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, दैट मीन्स यू आर सम, आप एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं. अगर आप इनोवेशन और क्रिएटिविटी को अट्रैक्ट के से आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप. के कीप मोस्ट ऑफ द मनी, आपको जो भी आप कमा रहे हैं वो आप ही का है, तो आप इसका मतलब आप एंटरप्रेन्योर हैं. अगर आपका नहीं है, वो किसी कंपनी का है, तो इसका मतलब आप एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं. रिस्क लेते हैं तो वो भी आप एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है, नहीं तो आप एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है. ओके, सो दीज आर वेरियस simple things from which you can identify that a business is an entrepreneurship or it is just an employment. Okay, so what are the benefits of entrepreneurship. पहला, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो चीज़ करते हैं. आप अपने लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए नहीं. जो भी आप कमाते हैं उसका जो प्रॉफिट होता है वो आपका होता है, और इसके साथ जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे तो उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है. So these are the benefits of entrepreneurship. So at the end, we have these questions for you. You have to fill in the blanks and you have to answer the questions. In the B part, these are short answer questions. Okay. If you have gone through this video, then these questions will be very easy for you. Okay. So what we have learned, we can describe the difference between entrepreneurship and wage employment, and we can also identify the unique features of entrepreneurship versus the wage employment. So let us conclude this lesson, this session here, and in the next session we will be continuing this unit forward. Okay, so see you there.